बच्चों, इंसान की ज़िंदगी में ख़त व किताबत बहुत अहम है। उसके ज़रिए हम अपने ख़यालात व जज्बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। ख़त हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत अहम रोल निभाते हैं। हम अपने जज्बात दूसरों को बता सकते हैं, दूसरों के बारे में हम क्या सोचते हैं उनके ऊपर जाहिर कर सकते हैं, और दूसरों के जज्बात भी हम ख़तों के ज़रिए जान सकते हैं। आपने गालिब के खतूत के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। गालिब अपने खतूत के ज़रिए से लोगों को अपने हाल बताते थे, उन लोगों के हाल भी जानते थे। ऐसे बात करते थे कि जैसे वो लोगों से आपस में बैठे हुए बातें कर रहे हैं। तो खतों के ज़रिए लोगों से हालचाल जान सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं, और लोगों की परेशानियों को सुनकर और उनको दूर करने की हम कोशिशें भी कर सकते हैं। हर इंसान का उससे वास्ता पड़ता है। ख़त नवीसी एक फ़न है। दूर रहने तक अपनी बात पहुंचाने और उनके बारे में मालूमात हासिल करने के लिए, दूर रहने वाले के बारे में अपनी बात पहुंचाने और उसके क्या हाल चाल है, कैसा अहवाल है उसका, वो जानने के लिए भी ख़त ज़रूरी होते हैं। ख़त किताबत एक बेहतरीन ज़रिया है। ख़त लिखने वाले को कातिब या मकतूब निगार कहा जाता है। जो इबारत उसमें लिखी जाती है उसे मकतूब या ख़त कहा जाता है, और जिसको ख़त लिखा जा रहा है उसे मकतूब आलिया कहते हैं। तो तीन चीज़ें हो गई। ख़त को बच्चों मकतूब कहते हैं। ख़त को क्या कहते हैं? मकतूब। और ख़त लिखने वाले को कातिब या मकतूब निगार, दोनों चीज़ें, दोनों नाम से आप उसको पुकार सकते हो। कातिब भी कह सकते हो और मकतूब निगार भी कह सकते हो, मकतूब लिखने वाले को। और एक होता है जिसको ख़त लिखा जा रहा है, जिसके बारे में हम पहुंचा रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो होता है मकतूब आलिया, कि जिसको ख़त पहुंचाना है, जिसका जिक्र है ख़त के अंदर। खतूत के बच्चों तीन किस्मों में बांटा गया है ख़त को। पहली जो इसकी किस्म है ये है ज़ाती खतूत। वो ख़त जिन्हें हम अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, अहबाब और अपने जानकारों को भेजते हैं, वो सब ज़ाती ख़त कहलाते हैं, ज़ाती खतूत कहलाते हैं। जान पहचान वालों को लिखते हैं, ज़ाती या निजी खतूत कहलाते हैं। इन खतूत में हम अपने जज्बात का इजहार करते हैं और खुशी और गम की इत्तला, अपनी खैरियत देते हैं और उनकी खैरियत दरियाफ्त करते हैं। यही ख़त होते हैं जो हम एक दूसरे को लिखते हैं, बात करते हैं, बातचीत करते हैं। ज़ाती ख़त के अंदर ही हम जो हमारे दिल के हालात हैं वो पूरे के पूरे बयान कर देते हैं, पूरी कशिश के साथ, पूरी शिद्दत के साथ हम अपनी बातें करते हैं, और सामने वाले की बातें ख़तों के अंदर हम उसके ख़त पढ़ते हुए समझते भी हैं। तो ये निजी ख़त होते हैं। जबकि दूसरे टाइप के जो ख़त हैं ये तिजारती खतूत हैं। तो तिजारती ख़त के अंदर बच्चों वो चीज़ें, वो अलकाब व आदाब नहीं आते जो ज़ाती खतूत के अंदर आते हैं। ज़ाती खतूत में जब हम बात करेंगे तो दिल खोलकर, बहुत प्यार से, बहुत सारे अलकाब व आदाब का इस्तेमाल करेंगे, बहुत सारी लंबी बातें बताएंगे और लंबी बोलचाल, लंबा ख़त लिखेंगे। लेकिन तिजारती खतूत के अंदर हमें क्या करना होता है? छोटा करके बात बतानी होती है। मुख्तसर सी बात के अंदर अपना ख़त को ख़त्म करना पड़ता है। सीधे सीधे आपको जो काम है वो काम बोल दो, क्योंकि जिसको हम ख़त लिख रहे हैं उसको हम जानते नहीं है, वो अनजान शख्स होता है, और अनजान शख्स से हम ख़त लिखेंगे तो फिर उसके अंदर हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, ज़्यादा चीज़ें हम ख़त के अंदर नहीं लिखेंगे। तो तिजारती खतूत, इसकी तारीफ देखिए। वो खतूत जो तिजारत या कारोबार से ताल्लुक़ रखते हैं तिजारती खतूत कहलाते हैं। तिजारती खतूत का असल मकसद तिजारत को फ़रोग़ देना होता है। उनका मज़मून मुख्तसर, इबारत साफ और देखने में दिलकश होना चाहिए। मुख्तसर से ख़त के अंदर छोटी सी बातों के अंदर बड़ी बात कहनी पड़ती है। उसमें छोटी छोटी लाइनों के अंदर आपको समझाना पड़ता है कि आप कहना क्या चाहते हो। बहुत बड़ा चढ़ाकर या तवालत तिजारती खतूत के अंदर नहीं पाई जाती। तो ये हो गया दूसरे तरह का ख़त। एक हुआ ज़ाती ख़त और दूसरा तिजारती खतूत, तिजारती ख़त। आगे आते हैं हम, अब है दफ्तरी खतूत। ये कहाँ लिखा जाएगा? ये दफ्तर के अंदर आला ओहदेदारों को, जो आला दर्जे के मुलाजिम हैं, सरकारी मुलाजिम हैं या निजी दफ्तरों के अंदर काम कर रहे हैं, उनसे मुखातिब होने के लिए, उनसे बात करने के लिए, किसी चीज़ की तरफ उनको रजू करने के लिए ये ख़त लिखे जाते हैं। वो खतूत जो दफ्तरी कामों से मुताल्लिक होते हैं इनको दफ्तरी खतूत कहलाते हैं। ये सरकारी खतूत भी कहे जा सकते हैं, जैसे सरकारी नोटिस, मुख्तलिफ किस्म की दरखास्तें, समन, परवाना, हुक्मनामा वगैरह वगैरह। ये सब क्या हैं? सरकारी या दफ्तरी खतूत। दफ्तर के अंदर या दफ्तर के कामों से ये लिखे जाते हैं। इनका भी लिखने का तरीका ज़ाती खतूत और जो तिजारती खतूत है हमारे, उनसे मुख्तलिफ होता है, उनसे अलग तरह का लिखा जाता है। लेकिन तिजारती खतूत की तरह ही इसके अंदर भी मुख्तसर अल्फाज के अंदर अपनी बात को
कहनी चाहिए, मुख्तसर बात में अपनी बात कही जाती है। ये थे बच्चों 3 अक़साम खतूत के। और अब खतूत हम कैसे लिखते हैं, तो खतूत के हिस्से, आमतौर पर खतूत को 6 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कहां से? ऊपर पते से लेकर और नीचे तक, जहां अलकाब व आदाब का और जहां अपने बारे में दोगे। मैं अभी आपको खाका दिखाऊंगा, तो खाके में आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। तो 6 हिस्से कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कातिब का पता और तारीख। पता और तारीख सबसे पहले आएगी। किसकी? कातिब की, ताकि पढ़ने वाले को पता चल जाए कि किसका खत पढ़ रहा है, कहां से आया है खत। खत का पता तो कहां देते हैं हम? खत के अंदर। कि मान लो ये आपका खत है, ये सफा है जहां पर आप खत लिख रहे हो, तो इस जगह के ऊपर सबसे पहले पता दोगे। पता कैसे? मकान नंबर, उसके बाद मोहल्ला, और उसके बाद शहर, और नीचे उसके बाद तारीख। इस तरह से आपको दाहिनी जानिब ऊपर की तरफ हाशिया छोड़कर इस तरह की मालूमात दर्ज कर देनी है। तो ऊपर की तरफ जाती खत में हाशिया छोड़कर ऊपर दाएं तरफ कोने में कातिब को अपना मुख्तसर पता लिखना होता है। सीधे सीधे मकान नंबर और उसके बाद अपनी कॉलोनी और शहर का नाम देकर नीचे तारीख दे देनी है। तारीख लिखने का तरीका बच्चों, जो मैंने आपको अर्जी नवेसी के अंदर बताया था, उसी तरह से आपको तारीख लिखनी है। तारीख कैसे लिखोगे? तारीख लिखने के लिए आप सबसे पहले तारीख लिखोगे जो भी है। मान लो कि 20 तारीख के खत के अंदर 20 तारीख लिखी जा रही है, तो कैसे लिखोगे? 20 जुलाई, 20 जुलाई और 2021 ईस्वी, 20 जुलाई 2021। तो जब तारीख लिखोगे खत के अंदर, तो इस तरह से लिखी जानी है आपको, यानी महीने का जो नाम है वो उर्दू में लिखा जाएगा। यह तरीका आपको अपनाना है। आपको इस तरह से नहीं लिखना कि आप तारीख लिख रहे हो और आपने लिख दी कि 20/7/2021। यह तरीका गलत है तारीख लिखने का। आपको तारीख लिखनी है तो चाहे उर्दू की गिनती जो है वो इस्तेमाल करो, या जो हिंद से हैं अपने हिंदी वाले, तो वो गणित वाले, वो आप हिंद से इस्तेमाल करो। आपको महीने का नाम उर्दू में ही लिखना है। महीने का नाम कैसे लिखोगे? उर्दू के अंदर 20/7/2021, या फिर आप इसको ऐसे लिखते हो तो यह भी बच्चों तरीका गलत है। आप यहां पर मैंने 20 उर्दू में लिखा है, 2021 उर्दू में लिखा है, आप इसको हिंदी में भी, हिंदसों के अंदर भी आप लिख सकते हो। 2021 को भी आप इस तरह से लिख सकते हो। लेकिन आपको एक ही रब्द के अंदर नहीं लिखना। आपको महीने का नाम जो है हमेशा उर्दू में लिखना है। ये दोनों तरीके गलत हैं और ये तरीका सही है। इसी तरीके से लिखना है, महीने का नाम हमेशा उर्दू में। ये आपने लिख दिया और उसके बाद आपको अलकाब के ऊपर आना पड़ता है। अलकाब, जिसको खत लिख रहे हो, उसके लिए आपके दिल में क्या जज्बात हैं, किस तरह से आप मुखातिब होते हो, क्या कहते हो आप, वो उनको लिख दोगे। प्यारे अब्बा जान, मेरे प्यारे भाई, मेरे अजीज दोस्त, जो भी आप अलकाब देना चाहते हो वो अलकाब दोगे। कहां दोगे? फिर मैं आपको एक खाके के अंदर इसको दिखा देता हूं कि आपको किस तरह से देना है। तो देखिए, ये हमारा, फिर से मैंने खत का खाका बनाया कि अगर हमने यहां पर पता लिखा, पता लिखने के बाद हमने तारीख लिख दी, तारीख लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर आगे आएंगे और इस जगह के ऊपर हम अलकाब व आदाब का इस्तेमाल करेंगे, लक़ब का इस्तेमाल करेंगे। कातिब मकतूब आलिया को रिश्ता, ताल्लुक, दोस्ती की बुनियाद पर इज्जत देते हुए जिन लफ्जों का इस्तेमाल करता है वो अलकाब कहलाते हैं। और अलकाब खत शुरू करने से पहले ऊपर बाएं तरफ लिखा जाता है। इस तरफ आपने यहां पर अपना पता वगैरह लिख दिया और थोड़ा नीचे तरह के बाएं जानिब चलते हुए बीच से थोड़ा हटकर यहां पर आप अलकाब लिख दोगे। अजीज दोस्त लिख दो, या प्यारे अब्बा जान लिख दो। अगर अब्बा को खत लिख रहे हो, दोस्त को लिख रहे हो, तो प्यारे दोस्त लिख दो, अजीज दोस्त लिख दो। जिसको भी खत लिखना हो उसके लिए आप किस चीज का इजहार करते हो, क्या कहते हो, वो चीजें यहां पर आपको इस्तेमाल कर लेनी है। इसके बाद हम आगे आते हैं तीसरे हिस्से के अंदर, आदाब। अलकाब के बाद जो अल्फाज शफकत, दुआ, ताज़ीम और एहतराम के तौर पर लिखे जाते हैं उनको आदाब कहते हैं। जैसे अस्सलामु अलैकुम, जनाब आली वगैरह वगैरह। आपने अलकाब का इस्तेमाल कर दिया, आदाब का इस्तेमाल कर दिया। अब वहां पर उनसे मुखातिब होने के लिए पहले आपको सलाम करना है या उनके लिए दुआगो होना है,
कुछ उनको दुआ देनी है, तो दुआ कहां दोगे? जो हमने अलकाब का इस्तेमाल किया है अभी उसके ठीक नीचे या फिर खत के शुरुआत के अंदर, दोनों जगह आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे खत के शुरुआत के अंदर तफसीला का निशान लगाना पड़ेगा आपको उसके लिए, और अगर आप ऊपर इस्तेमाल करते हो तो ऊपर वहां पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो आगे आते हैं नफ्स मजमून या मजमून खत। यह खत का दरमियानी हिस्सा है जहां पर आप अपने खत के अंदर क्या बातें शामिल करना चाहते हो वो सारी की सारी वहां पर लिख दोगे। आप खत क्यों लिख रहे हो, क्या वजूहात हैं खत लिखने की, किसी को बुलाना है, किसी जगह की तारीफ करनी है, कहीं घूमने जाने की इजाजत मांगनी है, वालिदैन से घर की हालत जाननी है कि घर के क्या हालात हैं, वो सारी चीजें आप कहां लेकर आओगे? मजमून के अंदर, नफ्स मजमून के अंदर। ये मजमून का नफ्स होगा यहां पर। आगे आते हैं इख्तितामिया और दुआइया जुमला। यहां पर आप आखिर के अंदर बाएं तरफ उसको खत्म करोगे। यहां पर आप अपना नाम दोगे और दुआइया जुमले का इस्तेमाल करोगे। आपके दुआ के लिए तलबगार, आपका फरमा बरदार या आपका दिल अजीज, जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे अल्फाज अभी आपके आएंगे, वो अल्फाज आप वहां पर इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से आपका खत मुकम्मल हो जाएगा। एक चीज और यहां पर आई है, नाम व पता मकतूब आलिया। तो ये जो हम खत लिखेंगे, जो हम जाती खत लिखते हैं, उसके अंदर हमें पता नहीं लिखना है, क्योंकि पता दूसरी जानिब आता है। तो जो यहां पर दिखाई नहीं देती उस जानिब लिफाफे के ऊपर की तरफ, तो यहां पर पता नहीं आएगा। खत के अंदर सिर्फ खत लिखने वाले का पता, जो खत लिख रहा है उसका पता, और फिर दुआइया जुमला। यहीं पर आपको अपने खत का इख्तिताम कर देना है। देखिए अब इसका आप खाका, इसको आपके जहन में रख लेना है कि कौन सी चीज किस जगह पर आप इस्तेमाल करोगे, किस तरह से लिखोगे। यहां पर सबसे पहले पता आ जाएगा, पते के बाद शहर का नाम, मुख्तसर से पता, जो भी है पहले मकान नंबर वगैरह देके मोहल्ले का नाम और कॉलोनी का नाम, और उसके बाद शहर का नाम, और उसके ठीक नीचे आएगी तारीख। तारीख लिखने का तरीका वही जो मैंने आपको बताया है। महीने का नाम उर्दू में लिखोगे, और जो तारीख और जो सन है उसको आप हिंदसों के अंदर या उर्दू के अंदर जैसे आपको मुनासिब लगे वैसे आप लिख सकते हो, वहां कोई आपको पाबंदी नहीं है। उसके बाद ये जो हिस्सा है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, इस जगह के ऊपर आपको क्या लिखना है? अलकाब, जिससे आप मुखातिब हो, जिसके लिए खत लिख रहे हो। अपने अब्बा के लिए लिख रहे हो, अपनी वालदा के लिए लिख रहे हो, अपने दोस्त के लिए लिख रहे हो, किसी और शख्स के लिए लिख रहे हो, तो उसके लिए जिसको खत लिख रहे हो, मकतूब आलिया के लिए आपके मन में क्या जज्बात हैं, वो जज्बात आपको यहां जाहिर करने हैं। वालिदैन से, अब्बा हुजूर से हम कैसे बात करते हैं, वालिद साहब से कैसे बात करते हैं, वो यहां पर आपको फिक्रा लिख देना है। छोटे भाइयों को लिख रहे हो, छोटी बहन को लिख रहे हो, उनसे कैसे बात करोगे, उसका तरीका अलग। दोस्तों से कैसे बात कर रहे हो, उनको क्या बोलते हो, तो वो सब चीजें यहां पर इस्तेमाल कर दोगे। और उसके बाद अदब का जुमला इस्तेमाल करना है। अदब यानी सलाम दुआ वगैरह। तो सलाम लिखने के बच्चों दो तरीके हैं। एक तो आप यहां अलकाब का इस्तेमाल किया, अलकाब के बाद डायरेक्ट नीचे अगली लाइन के अंदर इस जगह के ऊपर आदाब का इस्तेमाल कर सकते हो। यहां भी आप सलाम कर सकते हो। अगर यहां आप नहीं कर सकते हो, यहां आप नहीं करते हो, तो आप इस जगह पे जहां खत शुरू कर रहे हैं वहां सलाम कर सकते हो। लेकिन यहां पर आपको यह ध्यान रखना है, अगर आप यहां सलाम करते हो, आदाब का इस्तेमाल करते हो, आदाब करते हो, सलाम करते हो, या जो भी आप दुआ मांगते हो, दुआ देते हो, तो उसके बाद आपको तफसीला का निशान लगाना है। तफसीला का निशान, ये दो बिंदी आपको जो है तफसीले की अलामत है। ये सलाम के बाद, दुआ के बाद, दुआ गो जुमले के बाद आपको इस निशान का इस्तेमाल यहां पर करना है, इस अलामत का इस्तेमाल आपको करना है। इसका नाम है तफसीला। और यहां भी आपको एक बात खास रखनी है कि जब यहां पर आप मुखातिब हो, तो जिसका आप अलकाब का इस्तेमाल किया, अलकाब के बाद आपको नदाइया फजाइया का इस्तेमाल करना है। यहां पर ये नदाइया फजाइया का निशान है, इस अलामत को आपको इस्तेमाल करना है। तो इन दो अलामत के आपको खास तौर से ध्यान रखना है। बाकी और भी अलग अलग जगह के ऊपर हमारे जो अलामत है वो भी आपको लगानी है, लेकिन खास तौर से आप इन दो अलामत को ध्यान रखना है कि यहां पर तफसीला लगाना है। अगर खत शुरू नहीं करते हो, यहां से खत आप यहां से शुरू करते हो और यहां आप सलाम कर देते हो, यहां आदाब लिख देते हो, तो फिर इसके बाद ये तफसीला लगाने की जरूरत नहीं है। तफसीला लगाने की जरूरत कब है
कि जब आप उसी लाइन के अंदर आदाब कर रहे हो और वहीं से अपना खत शुरू कर रहे हो, अब यहीं से आप खत शुरू कर रहे हो अपना, तो खत शुरू करने के लिए आपको यहीं तफसीला लगाना पड़ेगा। और अगर यहां से खत यहां से शुरू करते हो और आदाब यहां लिखते हो तो फिर आपको तफसीला लगाने की जरूरत नहीं है, आप आगे अपना खत लिख सकते हो। और यहां पर जो भी आप मुखातिब होने के बाद आखिर के अंदर आपको नदाइया फजाइया का निशान लगाना है। खत के लिए सफ़े की हद नहीं है, आप चाहें एक सफ़े के अंदर मुकम्मल कर सकते हैं, 2 में कर सकते हैं, 3 सफ़ों में आप अपना खत मुकम्मल कर सकते हैं। इसके लिए आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अच्छा यह है कि 1 से 2 सफ़े के अंदर ही आप अपने खत को मुकम्मल कर दें। लेकिन दरखास्त या अर्जी के अंदर बच्चों 1 सफ़े की पाबंदी है, उसको आपको 1 सफ़े के अंदर ही पूरा करना है। और खत को आप 1 से 2 सफ़े के अंदर पूरा कर दोगे तो आपका खत खूबसूरत बन जाएगा, अच्छा लगेगा। ये भी अगर ज्यादा लंबा करते हैं खत तो फिर उसकी खूबसूरती चली जाती है इम्तिहानात के नजरिए से। और अगर आप अपनी जाती जिंदगी के अंदर किसी को खत लिख रहे हो और आपके पास बहुत सारी बातें हैं बात करने के लिए, अपने दोस्त अहवाल से बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, तो आप उसको बड़ा भी कर सकते हो, वहां पर आपको कोई रोक नहीं है। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर ये देखो बच्चों, खत का फिर से एक नमूना आपके सामने है। इस नमूने को गौर से देखें, अपने जहन में भर लें, आप इसको जहन नशी कर लें इसको, कि जब भी आपसे खत के बारे में खत लिखवाया जाए, पूछा जाए, और आपसे हर क्लास के अंदर चाहे 8वां दर्जा हो कि 9वां हो कि 10वां हो कि 11वां हो 12वां हो, हर जगह आपके खत काम आएगा। अर्जी भी आपके हर जगह लिखवाई जाएगी आपसे। तो इम्तिहान के नजरिए से भी आप इसको देख लें कि कहाँ क्या आएगा। देखिए पते वाला हिस्सा, इस तरह से हमारा पूरा खत दिखना चाहिए। ये मान लो कि ये 1 से 1.5 सफ़े के अंदर ये आपके आ जाएगा, 1 से 1.5 सफ़े के अंदर आपके मुकम्मल हो जाएगा यह पते वाला हिस्सा। उसके बाद अलकाब का इस्तेमाल, और फिर देखो नजाइया फजाइया का निशान आपको नजर आ रहा होगा। इसको ही बड़ा कर हम आगे पढ़ेंगे, तब आपको पूरा अच्छे से समझ में आएंगी सारी चीजें। फिर आदाब का इस्तेमाल किया गया है और तफसीले का निशान लगाया गया है। तफसीले के निशान की आपको जो अलामत दे रखी है उसका ध्यान रखना है। फिर खत शुरू कर दिया हमने। खत शुरू करने के बाद उसको 1, 2, 3 या जितने पैराग्राफ में आप बांट सकते हो, जितने इक्तबास में आप बांट सकते हो, उसको बांट लो। इक्तबास में बांटने से बच्चों हमारे खत के अंदर खूबसूरती आ जाती है, दिलकशी पैदा हो जाती है, और पढ़ने वाले की दिलचस्पी भी उसमें जागी रहती है। अगर हम एक साथ ही इसको लिख दें, पूरा एक ही बगैर पैराग्राफ में बांटे, बगैर इक्तबास में बांट दें, तो फिर इसमें खूबसूरती भी नहीं आएगी और पढ़ने वाले का दिल भी मलूल हो जाएगा और पढ़ा नहीं जाएगा। और आखिर में अपने बारे में बता दें कि आपका अजीज दोस्त असलम, या जो भी आपके बारे में, अब्बा के बारे में बात कर रहे हो, और उसके बारे में बात करके अपना नाम बताएं और यहां पर खत खत्म कर दें। यह था बच्चों खत का नमूना। यहां पर नफ्स मजमून रहेगा पूरा जो मैंने आपको बताया, कि कितना भी आप लेना चाहो, आपके मालूमात के ऊपर है कि आप खत के मौजू के ऊपर कितनी बातें जानते हो, कितना अच्छा आपने गहरा मुताला किया है कि आपको मौजू की पकड़ है, उसके हिसाब से आप खत लिख सकते हो। आगे चलते हैं हम। अब मिसाल के तौर पर कुछ खत हैं आपके सामने कि जिनको आपको देखना है कि खत कैसे लिखे जाते हैं। इनको आप समझ लोगे तो आपको खत लिखना आ जाएगा। पहला है दोस्त की सालगिरह पर मुबारकबाद देने के लिए खत। दोस्त की सालगिरह पर मुबारकबाद देने के लिए खत लिखा है ये। इसके अंदर सबसे पहले देखो 305 करीम नगर, मोहल्ले का नाम और मकान नंबर। 305 करीम नगर, जयपुर, 25 जुलाई 2021। उसी तरीके से तारीख लिखनी है। जब भी तारीख लिखो तरीका यही अपनाना है। फिर अलकाब का इस्तेमाल है, मेरे प्यारे दोस्त साजिद, और फिर ये निशान अलामत नदाइया फजाइया की, अस्सलामु अलैकुम, सलाम। इसके बाद यहां से भी शुरू कर सकते हैं, यहां भी सलाम कर सकते हैं। वो करोगे तो वो भी गलत नहीं है। फिर ये खत आप यहां से शुरू कर दो और उसको सीधे कर दो। और अगर आप सलाम यहां लिखते हो, दुआ को जुमला यहां लिखते हो, तो उसके लिए भी आपको कोई कैद नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। जहां लिखना चाहो आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप खत शुरू करेंगे कि मुझे बहुत खुशी है कि आप अपनी जिंदगी का 18वां साल मुकम्मल करने जा रहे हैं। आपको आपकी सालगिरह मुबारकबाद पेश करता हूं। सालगिरह की मुबारकबाद देने के लिए खत लिखा गया है ये। हम एक दूसरे को सबसे तवील अरसे से जानते हैं। आप मेरे सबसे कदीम और करीबी दोस्तों में से एक हैं, और मैं जानता हूं कि आपको अपनी जिंदगी के नए मरहले के लिए एक कदम आगे बढ़ने पर
कैसा एहसास हो रहा होगा। आगे आते हैं हम। मुझे उम्मीद है कि आप जिंदगी के चैलेंजों का मुकाबला ताकतवर और एतमाद के साथ करेंगे। जो आपके सामने मुश्किलात आएंगी जिंदगी के अंदर, जो जिंदगी आने वाली है आपकी, उसके अंदर जो जो आपको परेशानी आएंगी उनके बारे में आप बताओगे उनको कि उनका मुकाबला आप कर सकते हो, और कभी भी मुश्किल वक्त में हिम्मत और हौसला नहीं छोड़ेंगे। और मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा आपकी हिमायत करूंगा। मैं आपके अच्छे और बुरे वक्त में, खुशी और गम में दुआ गो रहूंगा। जो जो आप चीजें लिख सकते हो अपने दोस्त के लिए, यहां पर बच्चों खत लिखा ही इसलिए जाता है कि अपने जज्बात का इजहार करने के लिए। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अब जज्बात कहीं इस तरह से नहीं बनाए थे, कहीं से याद नहीं किए जाते, नकल नहीं की जाती। जज्बात अपने दिल से जाहिर होते हैं। आपसे खत लिखवाया जाए, आपको अपने दोस्त के बर्थडे के अंदर, दोस्त की सालगिरह के अंदर मुबारकबाद देने के लिए खत लिखने के लिए कह दिया, तो आप कुछ रटाया जो आपको पहले से पता हो उसको सब भूल जाओ। आप अपने खुद के दोस्त का तसव्वुर करो कि अगर आपका दोस्त होता, उसका बर्थडे है, आपका अजीज दोस्त है, अब उसकी सालगिरह के ऊपर आप उसको क्या क्या जुमले कहोगे, किस किस तरह से उसको दुआएं दोगे, किस किस तरीके से उससे बात करोगे, वही सारी बातें आपको लिख देनी है। उसके लिए कुछ बनावटीपन की जरूरत नहीं है, आपको कुछ रटने की, रट्टू तोता बनने की जरूरत नहीं है। वही लिखो जो आप करते हो, जो आपके पास आपके दोस्त के साथ होता है। आपका दोस्त बर्थडे कैसे बनाता है, वो क्या क्या प्रोग्राम का एहतमाम करता है, वो सारी चीजें उसको बता दो कि आपके पिछली सालगिरह के अंदर हमने ये किया था, हम इतने खुश थे, हम यहां गए थे। उससे जो जो बातें आप कर सकते हो वहां आप करो खत के अंदर। उम्मीद है आपकी सालगिरह अच्छी रहेगी, और मैं रब से आपकी लंबी उम्र की दुआ करता हूं, क्योंकि आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। मेरी ख्वाहिश है कि आप हमेशा खुश रहें और आपका मुस्तकबिल रोशन हो। मेरे बेहतरीन दोस्त होने के लिए आपका शुक्रिया, और मुझे आपका बेहतरीन दोस्त बनने पर फख्र है। और जब आखिर हो, इख्तिताम हो, तो इख्तिताम के अंदर उसको दुआएं दो, उसकी तारीफें करो, और तारीफें करने के बाद उस खत को खत्म कर दो। आपका अजीज दोस्त असलम। इस तरह से ही आपका खत मुकम्मल हो गया। आगे आते हैं अगले खत की तरफ। छुट्टियों में बाहर घूमने जाने के लिए वालिद साहब को खत। यह खत किस लिए लिखा जा रहा है? छुट्टियां आ रही हैं और वालिद साहब को खत लिखकर इजाजत लेनी है आपको कि मैं भी बाहर घूमने जाना चाहता हूं, तो मुझे इजाजत दें। और साथ ही कुछ रुपये भी मंगवाने हैं इस खत के जरिए। तो जो रुपये मंगवाने वाला खत है, उस खत की जगह भी ये खत का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो वही तरीका देखिए, पता और तारीख, उसके बाद अब्बा जान के लिए हम क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और आदाब, और उसके बाद मैं यहाँ खैरियत से हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। मेरे शशमाही इम्तिहान खत्म होने वाले हैं, उसके बाद मेरे स्कूल में 1 हफ्ते की छुट्टी आएगी। इस बार उन छुट्टियों में स्कूल के तमाम तलबा असातिज़ा के साथ दिल्ली जा रहे हैं। मैं भी उन लोगों के साथ जाना चाहता हूं। पहले पैराग्राफ के अंदर इस इख्तिबास में आपने सारी की सारी बात वजाहत कर दी, हर बात की, कि आप खत क्यों लिख रहे हैं। अब उस चीज की, उस जगह की खासियत भी तो आपको बतानी है। आप दिल्ली जा रहे हो तो उससे क्या फायदा होगा, तो वो चीजें आपको बतानी है। दिल्ली न सिर्फ हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत है, बल्कि एक कदीम तारीखी शहर भी है। यहाँ पर बहुत सारे कुदरती मकामात भी मौजूद हैं। इन जगहों का सफर न सिर्फ तफरीह बल्कि रोशन ख्याली के लिए भी मुनासिब होगा। लिहाजा आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मुझे इस सफर पर जाने की इजाजत दें, और साथ ही सफर पर खर्चे के लिए 2000 रुपए मनी ऑर्डर के जरिए भेजने की जहमत करें। दिल्ली से वापसी के बाद मैं सफर के बारे में एक मुफस्सिल खत लिखूंगा। साकिब को मेरा प्यार और अम्मी जान को सलाम पेश कर रहा हूं। जो छोटे भाई बहन हैं उनके लिए भी अपनी मसरत का इजहार कर दीजिए, अपने प्यार का इजहार कर दीजिए। और जो बड़े बुजुर्ग हैं घर के अंदर, वालिद वालिदा हैं, जो भी हैं अपने घर के बड़े, उनके लिए भी आप अलकाब व आदाब का इस्तेमाल करिए। और उसके बाद फिर आपके बारे में आपका प्यारा बेटा सलमान, नीचे आपका नाम दे देंगे। नाम कौन सा देना है ये ख्याल रखना है आपको, कि जो खत के अंदर आपको इम्तिहान के अंदर दिया जाए, यहां खुद का नाम कभी नहीं लिखना। जो नाम आपको दिया जाएगा इम्तिहान में, किसी ना किसी का नाम आपको दिया जाएगा कि अपने आप को फला मानते हुए खत लिखिए, तो फिर आपको उस नाम को मानते हुए, अपने आप को वो शख्स मानते हुए खत लिखना है जो भी इम्तिहान में आपको बताया जाए। अगले खत की तरफ आते हैं बच्चों में। यह है दोस्त को छुट्टियां साथ में गुजारने के लिए खत। ये कई बार इम्तिहान में पूछा जाता है। खत अपने दोस्त को छुट्टियां साथ में बिताने के लिए
आपको अपने पास बुलाना है तो उसको खत लिख के उसको अपने बारे में बताना है। तो 245 सुभाष चौक जयपुर, और तारीख वगैरह का आप इस तरह से लिख दोगे जो लिखने का तरीका है। उसके बाद दोस्त के लिए अलकाब, फिर आदाब, सलाम वगैरह के बाद उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मौसम गर्मा की छुट्टियां जल्द ही शुरू होने वाली हैं। आप जानते हो कि जयपुर राजस्थान की 3 अहम शहरों में से एक है। राजस्थान के उनको अपने शहर के बारे में बताओगे, खासियत क्या है शहर की, खूबसूरती क्या है और किस किस चीज़ के लिए जाना जाता है शहर, उनके बारे में आप खत के अंदर बता दोगे। ये एक बहुत ही साफ सुथरा शहर है, सड़कें वसी और कम भीड़ भाड़ वाली हैं। इसके अलावा कई तारीखी इमारत भी यहाँ मौजूद हैं, लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी इस बार गर्मियों की छुट्टियाँ मेरे साथ जयपुर में ही गुजारें। तो जयपुर में ही छुट्टियाँ गुजारने के लिए बुलाना है अपने दोस्त को। हम जयपुर की तारीखी इमारत जैसे नाहरगढ़, जयगढ़, आमेर का किला, हवा महल, जंतर मंतर, सरगासुली और जदीद शॉपिंग मॉल का भी दौरा करेंगे। मुझे यकीन है कि हम एक दूसरे के साथ बहुत लुत्फ उठाएंगे। उसको फिर हम क्या क्या करेंगे उन चीज़ों के बारे में बता दो, और फिर उसको दोबारा बुलाने के लिए और ताकीद करो कि आप अपनी किताबें भी अपने साथ लाएं। हम अपने रिश्तेदार से भी मदद लेंगे जो कंप्यूटर इंजीनियर है। तो साथ में आपकी घूमने फिरने के साथ, तफरीह के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी नहीं छूटेगी, वो भी चलती रहेगी। मेरे वालिदैन आपके आने पर बहुत खुश होंगे। मुझे अपनी आमद के बारे में मालूमात पहले ही लिखिए। मोहब्बत के साथ, आपका दोस्त अब्दुल जब्बार। इस तरह से आपका खत का इख्तिताम कर देना है। तो बच्चों, ये थे खतूत नवेसी का हिस्सा जिसके अंदर हमने खत लिखना सीखा। खत किस तरह से लिखा जाता है, किस किस तरह के अलकाब व आदाब का इस्तेमाल किया जाता है, बड़ों को लिए क्या कहेंगे हम, बच्चों के लिए क्या कहेंगे, सभी तरह के अल्फाज वगैरह का, और खत का जो खाका होता है किस तरह से कौन सी जगह पर क्या चीज़ आएगी, उन सब के बारे में हमने इस वीडियो के अंदर मालूमात हासिल की। इसी के साथ खतूत नवीसी का हमारा ये हिस्सा मुकम्मल हो गया है। अगले वीडियो के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।